नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में मतदाता सूचियों में मनमानी तरीके से वहां पर पुनरीक्षण के कार्यक्रम को शुरू किया और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बैरियर लगाया है, लगाम लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीश अब सामने आए हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दिए जाने का विरोध किया है। ये असीमित शक्तियां उनको मिल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक जो प्रस्तावित है उसके जरिए, लेकिन चुनाव जो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी उस पर सहमति ली गई, उनकी बात जानने की कोशिश की गई, उनका ओपिनियन लिया गया। उनका ये कहना है कि ये संविधान के अनुरूप है, यानी जो वन नेशन वन इलेक्शन ये कराया जा सकता है, ये असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इस विधेयक में जिस तरीके से चुनाव आयोग को काफ़ी ज़्यादा शक्तियां दी जा रही हैं वो ठीक नहीं है और वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर देने वाला है, उसको बिगाड़ देने वाला है। और इस विधेयक में चूंकि ये कहा गया है कि किसी देश में अगर किसी राज्य में चुनाव केंद्र के साथ यानी संसद के साथ चुनाव कराए जाने हैं तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। इस पर चुनाव आयुक्त जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है उनसे राय मांगी गई तो कम से कम 4 मुख्य न्यायाधीश सीधे तौर पर इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्था है, लेकिन उस संवैधानिक संस्था को संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के जो अधिकार हैं उस तरह के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देना, वहां चुनाव कब होने हैं कब नहीं होने हैं इसकी सिफारिश करने की शक्ति उसको नहीं दी जा सकती है। यानी चुनाव आयोग को सरकार एक बार फिर उसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही थी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए, लेकिन इस पर अब एक बड़ा बैरियर लगाया है मुख्य न्यायाधीशों ने। पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी है, जस्टिस केहर हैं, UU ललित है और कम से कम चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। अमलेंदु जी, एक बड़ा ये कह लीजिए कि सरकार चुनाव आयोग को जिस तरह से और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही थी उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश की है या उसको एक तरीके से ये पर्दाफाश भी किया है मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं कि कैसे सरकार चुनाव आयोग को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये सरकार चुनाव आयोग को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है और तमाम संवैधानिक शक्तियां छीनकर चुनाव आयोग को देने की कोशिशें हो रही हैं। अभी ही चुनाव आयोग जब इतना बेलगाम है, जब उसके पास शक्तियां नहीं हैं, तब वो ये सब कर रहा है, तो बाद में जाकर क्या करें। अभी जब वो संविधान में जो शक्तियां मिली हैं उसके बियॉन्ड जाकर वो नागरिकता तय कर रहा है, नागरिकता का परीक्षण कर रहा है, जो शक्ति उसको नहीं मिली है अगर उसको मिल जाएगी तो क्या होगा, इसी बात की चिंता उन लोगों ने जाहिर की। हाँ बिल्कुल, इसी बात की चिंता जाहिर की है कि भैया ये जिस तरीके से दिया जा रहा है और ये साफ सवाल उठाएं कि भाई चुनाव आयोग को किस तरीके से इतनी शक्तियां दी जा सकती हैं। 4 एक्स CJI जो हैं समीर जी, उन्होंने इस पर आपत्तियां जताई हैं और उनमें से जस्टिस रंजन गोगोई जिनको कि BJP ने राज्यसभा में भी भेजा है, जस्टिस UU ललित जो कि संघ परिवार के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं, वो भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। और कल जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JS केहर, ये दोनों जो थे ये भी वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी जो उसके सामने प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने भी अपनी आपत्तियां उसमें दर्ज कराई। हालांकि कल जो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खेहर उपस्थित हुए, उनका ये कहना था कि ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है वन नेशन वन इलेक्शन, चूँकि इसमें ये कहा गया है, जो विधेयक तैयार किया गया है कि इसमें शुरुआत जो है वो एक साथ होगी, ख़त्म करने की इस पर कोई वो स्थितियाँ नहीं लगाई है, तो इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरीके से इसमें शक्तियाँ दी जा रही हैं, ये इसकी कानूनी उस पर जो है वो सवाल उन्होंने उठाए कि ये कानून के आगे मतलब जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अगर तो ये टिक नहीं पाएगा। ये दोनों CJI का कहना था। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है समीर जी। जी बिल्कुल, ये खबर है और इसमें इन जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, देश के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों ने जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको संविधान के खिलाफ तो नहीं कहा है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को जिस तरह से ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर जरूर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए चुनाव आयोग को। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि सरकार क्यों चुनाव आयोग को इतनी ताकतवर बनाना चाह रही है, यानी जो उसको शक्तियां नहीं है वो भी शक्तियां उसको दी जाए। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कब होने हैं कब नहीं होते, आमतौर पर जो नियम होता है वो
ये होता है कि वहाँ पर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाया तब जाता है किसी राज्य में जब वहाँ की कानून व्यवस्था खराब होती है और उसकी रिपोर्ट राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को दी जाती है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। चुनाव आयोग की भूमिका तब होती है जब उसको चुनाव कराने होते हैं और अगले चुनाव यानी उस विधानसभा के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर उसको चुनाव कराना है। लेकिन यहां भी अगर केंद्र सरकार, संसद चाहे तो वहां राष्ट्रपति शासन को और बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें जब चुनाव आयोग की भूमिका को शामिल करने की बात की जा रही है इस प्रस्तावित विधेयक में, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पर बहुत चिंता जताई है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने, और ये कहना है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ये एक प्रभावित करेगा, उसको कमज़ोर करेगा, उसको ये शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग, जैसा अभी कहा अमलेंदु जी ने कि उसको जो शक्तियां नहीं मिली हैं, अभी वो उनके आगे निकल कर किस तरीके से जो संविधान ने शक्तियां नहीं दी हैं उनको भी वो यहाँ पर एक तरीके से उसको निभाने की कोशिश कर रहा है, आदेश जारी करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जो नियम बनाए गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का SIR, उस पर जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरा, वहाँ सबसे बड़ा बिंदु यही था कि नागरिकता को लेकर उसने जो वहाँ पर कुछ क्लॉज बनाए थे कि नागरिकता जा सकती है जिनके पास अगर दस्तावेज नहीं होंगे। तो नागरिकता पर सवाल उठे कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने या नागरिकता की जांच करने का अधिकार किसने दिया है। अब यहाँ पर तो पूरी की पूरी राज्य की मशीनरी पर ही चुनाव आयोग का एक तरीके से हस्तक्षेप बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हाँ, हस्तक्षेप बढ़ाने की बल्कि चुनाव आयोग के कब्जे में ही देने की कोशिश की जा रही है, और इसी को लेकर सख्त आपत्तियां थी। और आपत्तियां ये हैं कि चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। एक तो ये समझिए कि अगर किसी भी एक संवैधानिक संस्था को ज़्यादा शक्तियां मिल जाती हैं तो वो बाकी फिर संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों का हरण करने लगता है। तो इसीलिए हमारे संविधान में बहुत बैलेंस जो है वो रास्ता अपनाया गया है कि कोई भी एक भी संवैधानिक शक्ति जो है मतलब संस्था जो है वो बेलगाम ना होने पाए। संविधान सर्वोच्च है तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, ये इंतजाम किए गए हैं। अब जो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो उसने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो उस पर चर्चाएं आ रही हैं, हालांकि उस कमेटी की बातें बाहर सामने नहीं आती हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो अब तैयारी की है, मतलब जो इसकी की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए की जा रही है, वो बहुत एकदम जो कहा जाए कि लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदलने की जो है, मतलब तानाशाही में बदलने की कोशिशों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक तैयार आ रहा है। जी बिल्कुल, उस विधेयक के लिए JPC बनाई गई है, बीजेपी सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता में। अब उसकी बैठकें हो रही हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष के जो इस JPC में शामिल है उनसे जो एक सलाह ली जा रही है, मशविरा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें संबंधित पक्ष के लोगों से भी, अलग अलग फील्ड के लोगों से भी उनकी राय ली जा रही है। उसी क्रम में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय ली गई और उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो खबरें आ रही हैं उनका इस बात से विरोध है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव उसका कराना, देश में जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसको संचालित करना उसका काम है, लेकिन उसको यहाँ पर जो काम संसद और विधायिका का है उसमें उसको किसी तरीके से शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उसको असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की शक्तियां न दी जाए कि वो राज्यों की सरकारों को प्रभावित करे, यानी उनके बनने और बिगड़ने के खेल में चुनाव आयोग शामिल रहे। यही आरोप अभी लग रहे हैं, जबकि ये शक्तियां उसको नहीं मिली हुई है कि कैसे राज्यों की चुनावी, देश की जो संसद की और विधानसभाओं की, राज्यों की विधानसभाओं की चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से एक प्रभावित कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसका इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग। कहीं ये शक्तियां उसको दे दी गई तो फिर देश में जो आशंका जताई जा रही है कि विपक्षी सरकारें तो रहने ही नहीं पाएंगी, या फिर इसको इस तरह से समझा जाए कि ऐसी राज्यों में ऐसी सरकारें नहीं रहने पाएंगी जिनको केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। बिल्कुल वही स्थिति बनने वाली है अगर ये शक्तियां दी गई, और इसी को लेकर शायद चुनाव जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन लोगों ने आपत्ति जताई है। हाँ बिल्कुल समझिए, पूर्व न्यायाधीशों ने इसलिए आपत्ति जताई है कि अगर चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां मिल जाएंगी तो फिर डेमोक्रेसी रहेगी कहाँ। डेमोक्रेसी जनता के हाथ में ताकत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी वो है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने बड़ा बात कही और कहा है कि साहब दुनिया जानती है कि भारत के पास दो ताकतें हैं, एक तो डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी है।
दो चीजें हैं। अब ये लफाजियों से मतलब क्या क्या होने वाला है, तो लेकिन इसको किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को भी और डेमोग्राफी को भी। यानी आप 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है भारत का, वो उठाकर आप बांग्लादेश को दे आते हैं, चीन को आपने दे दिया, आपका मुंह नहीं खुल रहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है, और आप बातें कर रहे हैं कि दुनिया जानती है भारत के पास दो चीजें, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी, और दोनों को मोदी जी की सरकार नुकसान पहुंचा रही है, ये है। लेकिन समीर जी, जो आपने कहा कि अभी भी सरकार के पास शक्ति है कि भाई वो विधानसभा भंग कर सकती है, लेकिन विधानसभा भंग करने के लिए उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद से पास कराना पड़ता है, और 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। वो 6 महीने आगे बढ़ाने के लिए फिर संसद से पास कराना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हम लोग देखा कि जब चुनाव नहीं होते थे तो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक ऐसी स्थिति रहती थी, तो हर 6 महीने बाद उसको वहां से पास कराना पड़ता था संसद से कि भाई अब 6 महीने बढ़ाया। मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर को आधी रात में पास कराना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति शासन को पास कराना पड़ा। तो ये जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, आप चुनाव आयोग को इससे मुक्ति दे रहे हो। ये सारी चीजें जो अभी तक संसद के पास है वो आप चुनाव आयोग को दिए दे रहे हैं, यानी संसद का आप शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग को देने की आप ये कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है समीर जी? इसका मतलब ये है कि मोदी जी चाहते ये हैं कि संसद के सामने उनको जाना ना पड़े, संसद में कोई जवाबदेही नहीं हो। अभी भी नहीं जाते हैं, मणिपुर के मसले पर नहीं गए जब तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हमले को लेकर के नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं बुलाई, सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, और अब भी संसद का मानसून सत्र आया उसमें नहीं जाएंगे, पहले से मालूम है। पहले दिन जाएंगे, संसद के बाहर भाषण देंगे और निकल जाएंगे, सबको मालूम है पहले से। तो लेकिन अब ये जिस तरीके से शक्तियां देने की कोशिश की जा रही है चुनाव को, इसको लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने आपत्तियां जताई हैं, और 4 मुख्य न्यायाधीश जो है जो अब तक गए हैं इस वन नेशन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के सामने, चारों के चारों ने चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां देने का विरोध किया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर। जी बिल्कुल, ये खबर है कि उसमें पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस UR ललित और उसके अलावा जस्टिस केहर, तो ये 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने जो खबरें आ रही हैं कि JPC की बैठक में जब गए तो उनको इस बात पर आपत्ति है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। असीमित शक्तियां दिए जाने से चुनाव, जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है उसके बिखरने का खतरा है, और जो एक संतुलन बना हुआ है, चेक्स एंड बैलेंसेस जो संविधान में अलग अलग संस्थाओं को लेकर बनाए गए हैं, वो फिर बिगड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इसमें यह तय करने लगेगा कि किस राज्य में सरकार रहे और न रहे, कौन सी सरकार रहे, वहां चुनाव कब कराए जाने हैं, कब नहीं कराए जाने हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो एक न्यायपालिका के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं उनको संदेह है, आशंका है कि क्या हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार चुनाव आयोग को इतनी ताकत देना क्यों चाहती है। अमलेंदु जी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। किस तरीके से संदेह के घेरे में है कि लगातार वहां ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा कि इसलिए आप देखिए, आप चूंकि जो कमेटी बन गई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, वो सरकार की कमेटी है। प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, उसमें कैबिनेट का मिनिस्टर रहेगा और नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो भाई आपका बहुमत तो पहले हो गया, तो आपको अपने नियुक्ति करनी है। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति इसी तरीके से हो गई। तो इसलिए अब चुनाव को देना चाहते हैं ज़्यादा शक्तियाँ, ताकि जो अभी तक सरकार पर आरोप लगते हैं उसके बाद कहा जाएगा ये तो संवैधानिक संस्था है, ये तो अपना काम कर रही है, इसमें सरकार कहाँ से आ गई। तो उसके जरिए काम कराया जाएगा, और उसकी नियुक्ति किसे करनी है, वो प्रधानमंत्री को करनी है। तो यानी एक लंबे समय तक राज किया जा सके बिना जनता की सहमति के, इसका इंतजाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए चिंता जताई है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कि ये करना ठीक नहीं होगा लोकतांत्रिक ढांचे के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए, देश के भविष्य के लिए। क्योंकि अगर चुनाव आयोग सरकार के लिए काम करने लगेगा, और अभी तो उसको शक्तियां नहीं मिली हैं, जिस दिन उसको ये शक्तियां मिल जाएंगी तब तो फिर कोई रोक टोक भी नहीं होगी, और तब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर सकेगा। अभी तो SIR जिस तरीके से बिहार में लागू किया, और एक मनमाने तरीके से वहां जो आरोप लगे, विपक्ष ने आरोप लगाए, विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी शुरू कर दिया है, जिसका नजारा हम लोगों ने देखा अभी पिछले दिनों कि किस तरीके से पूरे बिहार में बंद रखा गया और प्रदर्शन किए गए।
अब अगर उसको ये ताकत मिल जाती है तब फिर क्या होगा। एसआईआर को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक रोक लगाई है, बैरियर लगाया है और कहा है कि जो मनमाने तरीके से वो दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकता है। दस्तावेजों में 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज जो देश में चलते हैं उनको मानना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इन चीजों को नकार दिया था। वो जोर दे रहा था लोगों की नागरिकता जांचने पर, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हुई उसमें तो ये कहा भी कि आखिर आप कौन होते हैं नागरिकता जांचने वाले। वहां पर अमलेंदु जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आप तो लगातार उसको कवर कर रहे थे, यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव आयोग के वकील बता रहे थे जज को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी कि हम वहां पर हमने नागरिकता पता नहीं चल पाती है, इसलिए हम जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि भाई ये जो आपने 11 दस्तावेज दिए, इन 11 दस्तावेज में कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो नागरिकता का प्रमाण पत्र आप कहां से लाएंगे जी? और इसमें आप आधार शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इसका जवाब नहीं था चुनाव आयोग के वकील के पास कि भाई आधार शामिल क्यों नहीं है। फिर ये कहा गया कि सर चूंकि आधार अधिनियम जो वो कहता है कि ये जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि बाकी जो 11 दस्तावेज आपने दिए क्या ये कहते हैं कि नागरिकता का प्रमाण पत्र है? जी। और नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है अगर आधार, तो आधार के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है आप उसको शामिल कर रहे हैं और आधार को शामिल नहीं कर रहे हैं जी। तो ये कैसे संभव है? और जस्टिस सुभाष धूलिया ने तो यहां तक कह दिया कि आपने जो 11 दस्तावेज देने की बात की है, अगर आप मुझसे कहें तो मैं नहीं दे पाऊंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति जो हैं वो कह रहे हैं कि जो आपने दिए इनको मुझसे देने को कहा जाए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आम आदमी कहां से दे पाएगा? तो ये एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि जनता को गुलाम बनाने की साजिशें जो हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। ये उसका परिणाम है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो ड्राफ्ट है उसमें भी इस तरह की चीज़ें कुछ दिखाई पड़ती हैं। और जो अब तक जो प्रस्तुत हुए हैं 4 CJI, उनमें से अगर जस्टिस केहर के ऊपर किसी तरीके के कोई आरोप नहीं थे, लेकिन बाकी 3 के ऊपर तो ये साफ तौर पे आरोप लगता है कि ये सरकार के पक्ष के लोग थे। और अगर वही इस तरीके से फिर भी इसका रहे तो इसका लग रहा है कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म ही कर देगा। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म कर देगा और संविधान को खत्म कर देगा। जस्टिस यू ललित की तो टिप्पणी बहुत ज्यादा सख्त थी, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई थी उसमें उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। तो यानी कि जो आपके समर्थक जिनके ऊपर आरोप लगता है, आप थे समर्थक नहीं थे हम नहीं कह सकते, जो सोशल मीडिया पर जनता के बीच बातें होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जज साहिबान जो हैं जो एक्स CJI रह चुके हैं, यानी कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उनके बाद आने वाले कोई CJI उसकी सुनेंगे, सुनवाई करेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि ये कानून पर खरा नहीं उतरता है आपका ये ड्राफ्ट जो है, और जिस स्थिति में आज है तो ये कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर रोक लग जाएगी, वो ये कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रास्ते निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से जनतंत्र को राजतंत्र में बदला जाए और जनता की अब कोई जरूरत ही ना रह जाए, इसके तरीके निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और वन नेशन वन इलेक्शन शुरू से ही एक विवादित मुद्दा रहा है और ये कहा गया है कि इसकी जरूरत क्यों है। इसके पीछे जो तर्क दिए भी जा रहे हैं कि इससे खर्च बचेगा और बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन ये तर्क उन तमाम तर्कों के आगे बहुत छोटे पड़ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर एक साथ ये कैसे संभव होगा कि सारे के संसद में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी किसी को बहुमत मिले। अगर किसी भी असेंबली कोई हंग असेंबली बनती है तो फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल उस पर हैं, लेकिन अमलेंदु जी धीरे धीरे अब ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे मकसद क्या है। वास्तव में जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि इसके जरिए लंबे समय तक अपनी ही पार्टी की सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, और अब उसमें चुनाव आयोग को इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, उसको इतना मजबूत करना कि वो राज्यों में विधानसभाओं की जो उसकी ड्यूरेशन है वो तय करने लगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आपत्ति जताई है सीधे तौर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने, जो JPC के सामने गए, जिनको बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी कि इस पर उस ड्राफ्ट पर जो प्रस्तावित विधेयक है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित, उस पर उनकी क्या राय है। और 4 के चारों पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यही कहा है कि यह कतई ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना यह संविधान के अनुरूप नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां अभी नहीं मिली हैं, फिर भी वो अपनी शक्तियों का कितना असीमित इस्तेमाल कर रहा है वो इससे पता लग गया। बिहार में जिस तरीके से SIR यानी स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन जिस तरह से हो रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर ज़बरदस्त तरीके से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक तरीके से उस पर रोक लगाई है और ये कहा गया है कि जो आप दस्तावेज़ मांग रहे हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और सब लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अड़ा हुआ था चुनाव आयोग कि हम ऐसा करेंगे ही। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उस पर रोक लगाई, 28 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। लेकिन इधर बीच सुप्रीम को यह चुनाव आयोग लगातार ये दावा भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म वो बिहार में इकट्ठा कर चुका है। उसके इस दावे पर भी सवाल है, लेकिन SIR को लेकर ज़बरदस्त तरीके से घिरा हुआ है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उसके पहले ही चुनाव आयोग ने अपने नियम बदल दिए थे और बिहार में लोगों से कहा गया कि आप केवल फॉर्म भरिए, आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारे सवालों के बीच घिरा हुआ है। एक बार सुनते हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो क्या कह रही हैं SIR को लेकर। अभी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में इलेक्टोरल एक्सरसाइज चलता है, उसको जारी रखने के लिए कहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो लोकतंत्र की जीत है। अभी आपने देखा श्री राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो पटना में उतरा, बिहार को बंद कर किया, लोग सड़कों पर आए, जिससे चुनाव आयोग पर पूरी तरह से लोकतंत्र का एक दबाव बन रहा है कि आप केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं कर सकते। पहले कह रहे थे कागज दिखाइए, अब कह रहे कागज दिखाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल इंडिया अलायंस और लोकतंत्र की, बिहार के लोगों की जीत है। दूसरा, ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र नहीं मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों मान्य नहीं होगा, जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में, और ये तीनों मान्य होंगे। और हम लोगों का, खासतौर से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी वोटर है, उसे किसी कीमत पे उसका वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे, वोट कटने नहीं देंगे। इसी साजिश के तहत भाजपा ने चुनाव आयोग को हथकंडा बनाकर ये खेल रचा है, जिसमें वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं। हमें पूरा न्याय प्रणाली पर विश्वास है, फैसला लोकतंत्र पे। तो न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, ये कह रही है अलका लांबा। और उसके पहले ही जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया, इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। बिहार के जो चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का जो नियम बनाया, उसके पहले ही चुनाव आयोग ने अपने नियम वहां पर बदल दिए और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म इकट्ठे कर लिए जाएं। 26 जुलाई वहां पर आखिरी तारीख दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे काफ़ी पहले ही चुनाव आयोग लोगों के फॉर्म इकट्ठे कर लेगा। हालांकि बहुत सारी जगहों पर, वहां हम भी गए हैं, हमने को भी पता लगा है कि तमाम जगहों पर अभी भी कोई BLO गए नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगभग 75% फॉर्म जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। लेकिन ये बात है कि इन फॉर्म में जो 11 दस्तावेजों की सूची दी थी चुनाव आयोग ने, सीधे कहा, वहां पर BLO कह रहे हैं कि जो अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप मत दीजिए, यानी आप सीधे फॉर्म जमा कर दीजिए माफ कीजिए, ताकि चुनाव आयोग उन फॉर्म्स की लिस्ट लेकर पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं उन पर, उस दावे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग के। हाँ, बिल्कुल उस पर दावे सवाल उठ रहे हैं और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। योगेंद्र यादव ने तो खुली चुनौती दी थी, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी कि अगर आपने इतने फॉर्म जमा कर लिए हैं तो जरा उसका कराइए, फैक्ट चेक कराते हैं और हमको दीजिए, उसकी जाँच करते हैं आपने कितने फॉर्म जमा करा दिए, क्या क्या दस्तावेज उस पर जमा हुए। आज तक वो चुनाव आयोग ने चुनौती स्वीकार नहीं की है समीर जी, आज तक स्वीकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं है उसका कि आपने कहाँ से कर लिया और कितना आपके पास आपने इतने फॉर्म भर लिए। तो ये जो, और वहाँ चुनाव के अधिवक्ता जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे थे, साहब इतने फॉर्म भर के आ चुके हैं। उसे कहा गया कि कितने फॉर्म भर के आ चुके हैं, बताइए आप उसमें क्या क्या दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। और ये कहा गया कि इसका बताने का मतलब क्या है कि आपने कितने फॉर्म दाखिल कर लिए। सवाल आपके अधिकार क्षेत्र पर है कि आपको ये अधिकार है कि नहीं है। मुकदमा इसी बात का है, आरोप इसी बात के हैं कि आपको ये अधिकार है कि नहीं है। और ये भी कहा गया साफ तौर पे कि आपके अधिकार क्षेत्र को उस तरीके से चुनौती नहीं दी जा रही है, लेकिन आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं और जो आप कागजात मांग रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण आपका अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची का बनाना जो है वो आपका अधिकार नहीं है कि आप फिर से बना लेंगे नए सिरे से। उसको चुनौती दी जा रही है कि आप जो कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। तो इसको लेकर वहाँ सवाल उठे थे, चुनाव आयोग के पास उसके कोई जवाब नहीं थे और आज भी चुनाव आयोग के पास उसके कोई जवाब नहीं है। अब जब चुनाव आयोग को अपना काउंटर एफिडेविट जमा करना है 21 जुलाई से पहले देखना होगा कि वो काउंटर एफिडेविट में क्या तर्क देता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आप इस पर विचार कीजिए, आधार कार्ड और
एपिक कार्ड को, और अगर आप इसको शामिल नहीं कर रहे हैं तो कारण बताइए कि आप इसको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं जी। ये कारण आपको बताना होगा, यानी कि आपको या तो उसको शामिल करना पड़ेगा और शामिल नहीं करते हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और घिरा हुआ है। इससे निश्चित तौर पर एक मजबूती मिली है उन लोगों को जो चुनाव आयोग की इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे कि वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। एक बार सुनते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कमाल कर पाएंगे, लगता है सही है, क्योंकि जो गवर्नेंस चली है, नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका नाम आगे रख कर के गवर्नेंस चलाई है बीजेपी ने, सबको मालूम है। बल्कि बीजेपी ने उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट को जो है अंदर से अंदर तोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आता है। तो पूरा माहौल ऐसा रहा पिछले 2-2.5 साल से, तो कि जिससे गवर्नेंस में बहुत बाधाएं आई, लोग दुखी हो गए। इसीलिए आप देख रहे हो इंडिया गठबंधन जैसे पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने 5-6 रैलियाँ कर ली, वहाँ पर 5-6 रैली कर ली। पर जैसे ही राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और जैसे ही इंडिया गठबंधन के लोगों ने कैंपेन शुरू किया तो जनता का माहौल एकदम ओपन हो गया, मतलब एक बदलाव हो गया। तो जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उससे लगता है कि लोग अंदर ही अंदर लोग दुखी थे और वो दुख उनका बाहर आ रहा है और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहा। मैं गया था पटना, तो मैंने देखा वहाँ बात की मीडिया वालों से भी, सबसे, तो लगा मुझे कि इस बार बदलाव हो सकता है। बदलाव होना आवश्यक भी है, देश हित के अंदर भी है, कि जो हालात बन गए महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, आर्टिकल लिखा है। अब बिहार में जो FIR करने की शुरुआत करी, एक मजाक बन गया है पूरे देश के अंदर। क्या मजाक है कि आप इलेक्शन कमीशन 1 महीना पहले FIR शुरू कर दे, जहाँ लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग जो है उनका आप सर्वे कर रहे हो, जो असंभव है, असंभव काम आप कर रहे हो पब्लिक को। तो ये चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, असंभव काम है जो वो कर रहा है, लेकिन दावा कर रहा है कि वो सही कर रहा है। यानी जो फॉर्म है मतदाता सूची के रिवीजन से संबंधित ये फॉर्म है, और इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप केवल ये मांगेंगे, लेकिन अभी तक उस पर क्या एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने, कोई बदलाव किया है या नहीं किया है, उस पर भी संदेह अब तक उस पर कोई चुनाव आयोग का कोई एक जानकारी नहीं आई है कि उसने कुछ निर्णय लिया है या नहीं लिया है। जब SIR की प्रक्रिया शुरू की, उसका विरोध होने लगा, तो एक विज्ञापन देकर चुनाव आयोग ने कहा कि कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर भी ये सवाल उठे कि ये गुमराह करने की कोशिश है, विपक्ष का ये कहना था, क्योंकि उसको लेकर उसने कोई विज्ञप्ति नहीं जारी की थी, कोई जो अपनी तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी कि देना है या नहीं देना है, केवल एक विज्ञापन निकाला हुआ था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 3 दस्तावेजों की बात कही है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कोई फैसला अब तक किया कि नहीं किया, वो फॉर्म तो इकट्ठा करता जा रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, उस पर उसने कोई निर्णय लिया है या नहीं लिया है, ये जानकारी अभी तक नहीं है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखिए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ। और 24 के अब तो और ज़्यादा 36 घंटे, बल्कि 48 होने जा रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे, शाम को 4 बजे पे 48 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग एकदम शांत है जी। उसने नहीं बताया है अभी तक कि आखिर की मतदाता जो पहचान पत्र के तौर पर आधार और वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जब आपको 21 तारीख को ये अपना काउंटर एफिडेविट देना है, तो आपने अभी तक ये क्यों नहीं बताया जनता को कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और 1 अगस्त को आपको उसका ड्राफ्ट तैयार करना है सूची का, लेकिन उससे पहले 28 जुलाई को आपको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर भी होना है जी। तो किस आधार पर आप ये कर रहे हैं, तो आपने अभी तक ये बताया क्यों नहीं बताया, तो ये बताया जाना चाहिए। और इधर मीडिया तो जो है वो गा रहा है विजय गान कि चुनाव की बड़ी जीत हो गई, बड़ी राहत मिल गई, SIR जारी रहेगा। अरे SIR तो जारी रहेगा, वो तो रोकने की मांग किसी ने की ही नहीं थी। SIR रोकने की मांग तो कोई भी नहीं कर रहा था, जो इसका विरोध कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे करता गए थे, उन्होंने भी मांग नहीं की थी। और ये अपने आदेश में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग नहीं की है। जी हाँ, मांग करते तो इसका रोक देता।
तो ये कहा कि चूंकि उन्होंने रोक लगाने की मांग नहीं की है, और जब अपनी बात रखना शुरू किया था सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने, तो जस्टिस धूलिया ने उनसे पूछा कि इसका मतलब आप इसको चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनका हाँ बिल्कुल हम चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनका फिर क्या कर रहे हैं आप? उनका जो प्रक्रिया अपना रहे हैं इसको हम चुनौती दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो तो वही कर रहे हैं जो उनको संविधान में अधिकार प्राप्त है। उनका कि हाँ वो वही नहीं कर रहे हैं जो संविधान में अधिकार प्राप्त है, और वही कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में बहस की शुरुआत हुई थी। तो आज भी अभी तक ज्ञानेश कुमार जी कहाँ सोए हुए हैं? रोज अपना फोटो तो चश्मा करवा रहे हैं ट्विटर पे, जैसे कि अब भाग्य विधाता ज्ञानेश कुमार ही है, मोदी जी तो रहे नहीं भाग्य विधाता। मुझे लगता है मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा ज्ञानेश कुमार से है क्या, कि रोज ट्विटर पे फोटो जो है वो ज्ञानेश कुमार का आ रहा है। मोदी जी के सामने मतलब किसी दूसरे का फोटो कैसे लग सकता है ट्विटर पे भी? तो ये सवाल होना चाहिए। तो मोदी जी का खैर उनका आपस का मसला है, तो मोदी जी का और ज्ञानेश कुमार के बीच का। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयोग को जिस तरीके से वो जारी कर रहा है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, तो ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप मतदाता आधार पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड को आप पहचान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नागरिकता आपका अधिकार नहीं है नागरिकता चेक करना। मतदाता का आपको पहचान करनी है कि भाई ये समीर आत्मा मिश्र है, तो ये समीर आत्मा मिश्र है कि नहीं है। तो इनके पास सरकार का दिया हुआ क्या पहचान पत्र है? राशन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, क्या है आखिर इनके पास? मनरेगा का जॉब कार्ड है, क्या है? तो वो उसके आधार पर तो आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो आप बताइए कि आप इसको स्वीकार करना है कि नहीं करना, ये अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। ये बिल्कुल, ये अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। और इसको लेकर जो ये SIR को लेकर तमाम बातें थी, विरोध था, इतने कम समय में चुनाव आयोग कैसे ये करेगा, इस प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन प्रक्रिया में जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे और एक तरीके से बैकडोर से नागरिकता जांचने की कोशिश की जा रही थी, पूरा विरोध उस पर था। और वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कई बार उन नियमों में बदलाव करने की कोशिश की गई, वो भी आधिकारिक रूप से नहीं, कभी विज्ञापन देकर, कभी ट्वीट करके, और बाद में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ही कह रहे हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो एक तरीके से ये भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि चुनाव आयोग का कहना था कि जो विपक्षी दल है वो लोग जानबूझकर इसमें भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों का भी ये कहना है कि भ्रम कौन फैला रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। भ्रम इसमें चुनाव आयोग फैला रहा है, क्योंकि वो जिस तरह के दस्तावेज मांग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अभी तक चुनाव आयोग ने उसके आधार पर कोई अपने नियमों में बदलाव करने की सूचना नहीं दी है कि क्या जो ये 3 दस्तावेजों की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वही माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग उसमें देर क्यों कर रहा है। कायदे से उसको तुरंत उससे संबंधित ये आदेश जारी करना चाहिए था कि वो 3 प्रमाण पत्र यानी आधार, राशन कार्ड और जो एक और कोई कार्ड है, 3 चीज़ों को बताया गया कि ये आप दे सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है, ये 3 जो पहचान पत्र हैं वो निश्चित तौर पर माने जाएंगे। तो चुनाव आयोग लगातार अपनी इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से घिरा है वो पता चल रहा है, और दूसरी ओर सरकार उसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून के जरिए, जो कि प्रस्तावित विधेयक है, उस पर अभी जो JPC है चर्चा कर रही है, बात कर रही है। लेकिन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय जब उसमें ली गई तो वो इसके सख्त खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं। सीधे तौर पर कहना है देश के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का कि चुनाव आयोग को असीमित ताकत देना ये देश के संविधान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक ढांचे को ये प्रभावित करने वाला है, उसको नष्ट करने वाला है, वो नहीं दिया जाना चाहिए। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि आखिर सरकार क्यों इतनी ताकतवर बनाना चाहती है चुनाव आयोग जैसी संस्था को। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सवाल है, और इसीलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आप इस तरीके का विधेयक क्यों लेकर आना चाहते हैं कि जिससे चुनाव आयोग इतना शक्तिशाली हो जाए कि मोदी जी को भी जब चाहे तब भड़का ले। भाई अगर सब कुछ यही करना है, चुनाव आयोग को ही करना है कि अब वो विधानसभा के चुनाव कब होंगे और कब नहीं होंगे सब चुनाव आयोग ही अगर तय करेगा, और संसद के पास कुछ शक्तियां रहेंगी ही नहीं, तो कल को प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा सकता है। तो क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री का पद छोड़कर मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहते हैं?
जो इतनी शक्तियाँ दी जा रही हैं, ये बड़े सवाल हो सकते हैं समीर जी। लेकिन जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर जो सवाल उठे हैं, इस पर चुनाव आयोग अभी तक जो है कुछ नहीं बोला है, लेकिन चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि उसको शामिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये असल में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है समीर जी, ये कहा क्यों जा रहा है? चूंकि ये कहते ही भी चुनाव आयोग का गाल पे तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, ये बात जाहिर हो जाएगी। तो अभी तो मीडिया ये कह रहा है कि सब चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिल गई, चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिल गई, लेकिन ये नहीं बता रहा कि गाल पे करारा तमाचा पड़ा है। और ये बताना है 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, उससे पहले 21 तक अपना काउंटर एफिडेविट देना है चुनाव आयोग को कि अगर आप राशन कार्ड और आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल नहीं कर रहे हैं तो शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं उसका आपको बताना होगा, वजह बतानी होगी, और वो वजह आपके पास नहीं है, इसलिए जो है वो ये नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल। और सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, एक बार हम उनको सुनेंगे। उन्होंने भी अब इस पर सवाल उठाया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, 2 दिन हो गए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि उसने उनकी उस बात को माना है या नहीं माना है। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में तो उसको सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं और क्या सवाल उठाया है, जिसकी बात अब हम लोग ये कर रहे हैं लगातार कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन होने जा रहे हैं, अब तक चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट की बात का उसने कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है। सुन लेते हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं इस मुद्दे पर। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 चीजों का उल्लेख किया, सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा है कि आधार, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड यूज होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अब देखना है कि क्या चुनाव आयोग ये करेगा या नहीं करेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस आधार से आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, जो उन 11 दस्तावेजों की सूची में है, उस आधार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आधार आपके बैंक से लिंक ना हो तो आपका पैसा सरकार रोक सकती है, लेकिन उस आधार के बूते पर आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। असलियत एक ये है कि जो सवाल कोर्ट ने उठाया है वो बहुत वाजिब सवाल है। आपका काम है फ्री फेयर इलेक्शन कराना और लोगों को डेमोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाना। आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने का काम आपको किसने सौंप दिया? सबसे पहली बात यह है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो नियत पे उठ रहा है चुनाव आयोग की, वो बहुत वाजिब सवाल है। वो सवाल ये है कि अभी अगर आपने जनवरी में समरी रिवीजन किया, उसके बाद वोटर ID कार्ड इशू हुए, वोटर लिस्ट बन गई, 6 महीने बाद कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आपको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना पड़ रहा है, जिसमें महीनों लग जाते हैं, वो आप चुनाव के जस्ट पहले क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, आप लोगों के कागज खंगलवा रहे हैं, उनको लाइनों में लगवा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें इनकी नीयत, इनकी खोटी नीयत समझ में आती है। पटना में आधार माना जाएगा, सीमांचल में नहीं माना जाएगा, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? एक ही आयोग 2 तरह के कानून कैसे बना सकता है? मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो साख है और चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो 0 है। लेकिन चुनाव आयोग फिर से तैयारी करता हुआ दिख रहा था, जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक चुनाव चोरी किया, मैंडेट चोरी किया, वो यहां पर। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। जिस तरह की जनता का उत्साह था जिस दिन राहुल जी यहां पर थे, मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया कि वोट की चोरी, वोट पर नाकेबंदी किसी भी तरह से कबूल नहीं है। तो ये सवाल उठ रहे हैं, उसकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, पहली बार नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठे, दिल्ली में, हरियाणा में, और ये कहा जा गया कि किस तरीके से मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं, उसको, उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया है, उसने कैसे फेक मतदाता बना रखे हैं, ये खबरें लगातार आती रही हैं। और आपको एक बहुत चर्चित बयान था संजय राउत का कि उन्होंने कहा कि 39 लाख वोटर चुनाव आयोग के पास अपने हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते रहते हैं, यानी चुनाव आयोग जहां जब जैसे चाहता है उनका इस्तेमाल कर लेता है। ये सारे सवाल उठते रहते हैं और एक एक जगह पर कई मतदाता। ये एक और खबर अभी ताज़ा तरीन ये खबर मध्य प्रदेश से आई है, जिसमें कहा गया है कि एक अखबार ने उस खबर को छापा है कि मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड है। यही खबर बनारस में थी अमलेंदु जी, और नासिक या नागपुर में, मुझे याद है कि नासिक में, कि एक सोसाइटी में वहां पर 5000 वोटर्स जो थे एक ही पते पर बने हुए थे। ये सब चीज़ें कैसे संभव हो रही हैं और चुनाव आयोग इन सारे आरोपों को कैसे खारिज करता है?
हाँ बिल्कुल समीर जी, और राहुल गांधी यही कह रहे थे कि भाई आप हमको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा दीजिए, ताकि मशीन, तो ये चोरियां पकड़ में आ जाएंगी, इसीलिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा नहीं दिया जा रहा। और अब जो किया जा रहा है SIR के नाम पे, वो और बड़ा घपला किया जा रहा है कि आपने अभी तक जो थे वो 76 लाख पकड़े थे कि 76 लाख जो फर्जी वोट हैं, हम यहाँ 2 करोड़ फर्जी वोट शामिल कर देंगे, ढूंढते रहो कहाँ से आए कहाँ चले गए, और आपके हम 4 करोड़ निकाल के बाहर कर देंगे मतदाता। तो वैसी 6 करोड़ की बढ़त हो गई। तो ये घपलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये जो अखबार की जो खबर है समीर जी, अब जब एक अखबार जो है समीर जी, वो कुछ क्षेत्रों में ही जाकर जो है ये पता लगा ले रहा है कि 7.95 पते ऐसे हैं, यानी कि लगभग 8 लाख पते ऐसे हैं जिन पर एक ही पते पर 20 वोटर तक दर्ज हैं। भाई ठीक है, एक पते पर अगर मान लीजिए 3 मंजिला मकान है और उसमें 4 किराएदार रह रहे हैं, तो ये 20 हो सकते हैं। लेकिन अगर एक झोपड़ी है और उसमें अगर 20 दर्ज हो रहे हैं वोटर, तो इस पर तो सवाल उठेंगे फिर। बिल्कुल। या एक ही बिल्डिंग है, उसमें 5000 वोटर आ गए, इस पर तो सवाल उठेंगे। तो ये इसी तरीके से एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये घपला इसी तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीता गया, इसका मतलब यही है समीर जी। और 2018 का चुनाव जब कांग्रेस जीत गई थी, उस समय मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा मिल गया था, तो घपले नहीं हो पाए थे। जी हाँ। तो ये सारी चीजें जो है, अब ये विपक्ष के आरोप सही होते हुए नजर आ रहे हैं। वरना फिर अगर चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा 2024 के विधानसभा का चुनाव का, 2024 के लोकसभा चुनाव का क्यों नहीं दे देता? आपत्ति क्या है, उसको आखिरी बताए चुनाव। जी बिल्कुल, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उसको जो मशीन रीडेबल डाटा देने में दिक्कत क्या है, उसको देने में, उसको अपलोड करने में चुनाव आयोग हीला हवाली क्यों कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं देता है। और इस तरह की खबरें, इस तरह की रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं लेता। अगर उनके आधार पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं तो चुनाव आयोग सीधे तौर पर मना कर देता है। कई चीज़ों में चुनाव आयोग इस पूरे मामले में गिरा हुआ है। और न केवल राजनीतिक दल, बल्कि जब गांव तक में ये बातें होने लगी है, ये आम धारणा बनती जा रही है कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। अब जो ताज़ा तरीन फैसला उसने SIR का लिया था बिहार में, उस पर अब पानी फिरता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब उसमें चुनाव आयोग की जो नीयत है, जो अभी सवाल उठा रही थी सुप्रिया श्रीनेत, वो भी शायद समझ गया है। और उसने बहुत सारे सवाल पूछे और कहा कि आप इन जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं पहचान के, यानी आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड, आप उनको मान्य करिए और उनके आधार पर तय करिए। अब उस पर अभी चुनाव आयोग ने कुछ किया है या नहीं किया, इसकी जानकारी ही नहीं दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 28 तारीख को उसको जवाब भी देना है। पर अपने कई नियमों से लगातार वो भ्रमित करता दिखाई पड़ा है बिहार की जनता को, ये साफ है। और उसके इस फरमान को लेकर वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल ज़रूर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पर क्या करें और क्या ना करें। लोगों को ये आशंका है कि इसके ज़रिए उनका जो मतदान करने का अधिकार है, एक वोटर उनकी जो आइडेंटिटी है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। और इसके ज़रिए फिर अगला चरण होगा कि उनसे उनकी नागरिकता भी छीन ले जाए, जो कि चुनाव आयोग के इस पूरे नियम में स्पष्ट तरीके से कहा भी गया है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में जब ये बात भी आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ज़रिए चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश कर रही है सरकार, तब फिर लोगों के कान खड़े हो गए। और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई है JPC के सामने। बिल्कुल, उन्होंने JPC सामने आपत्ति जताई है और साफ तौर पे कहा है कि इससे चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी जा रही हैं, ये इससे संविधान पे खतरा है और ये असीमित शक्तियां ठीक नहीं हैं किसी भी एक संवैधानिक संस्था को, और जो संविधान से परे जाकर जो शक्तियां देने की कोशिश की जा रही है। और ये भी साफ तौर पे कहा है कि ये चुनाव, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का ड्राफ्ट जो इस समय है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी तो ये कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और ये वहाँ जाकर निरस्त हो जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है 4x CGI ने। ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं समीर जी। तो अब ये सरकार इस पर कितना आगे बढ़ती है, कितना नहीं बढ़ती है, देखा जाएगा। हालांकि ये कहा गया कि भाई ठीक है, संविधान का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है कि ये अभी शुरुआत की बात कर रहा है, विधानसभा कब खत्म होगी उसकी बात नहीं कर रहा है या किसका खत्म होगा, लेकिन चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी जा रही हैं वो संविधान का उल्लंघन है।
बिल्कुल, चुनाव आयोग ये तय करेगा कि किस राज्य में वहाँ पर चुनाव कब होने हैं और कब वहाँ पर विधानसभा कब तक काम करेगी। लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है तो क्या किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अगर देर तक है तो क्या उसको भंग किया जाए। ये इस तरह के अधिकार चुनाव आयोग को देने का मतलब है कि पूरा के पूरा जो संवैधानिक ढांचा है वो तहस नहस हो जाएगा और चुनाव आयोग किसी राज्य की सरकार को तय करने के लिए एक उसमें हस्तक्षेप करने के लिए वो अधिकारी हो जाएगा। ये कई सारे सवाल ऐसे हैं जो चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि जो खबरें आ रही हैं वो ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस मुद्दे पर सीधे तौर पर जो सवाल उठाए हैं देश के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने। इनमें DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उसके अलावा जस्टिस UR ललित हैं, जस्टिस रंजन गोगोई हैं, जस्टिस केहर हैं। तो ये अब क्यों दे रहा है सरकार, क्यों चुनाव आयोग को इतने अधिकार देने की कोशिश कर रही है, बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से SIR को लेकर, बिहार में SIR को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और वो वहाँ पर एक तरीके से आम मतदाता वहाँ चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि उसने भ्रम पैदा कर रखा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में 2-3 महीने में चुनाव होने हैं और जिस तरह से एक के बाद एक लगातार वहाँ घोषणाएं हो रही हैं तो ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ शायद चुनाव की घोषणा कर दे चुनाव आयोग। लेकिन उससे ठीक पहले इतना 1 महीने के भीतर लोगों से जिस तरह से दस्तावेज मांगे गए हैं उसको लेकर जबरदस्त वहां पर एक आक्रोश है। अभी वो दिखाई भी पड़ा 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी है? इतनी जल्दी आपको क्या पड़ी है कि आप 1 महीने में सब कुछ कर लेना चाहते हैं? और आपने अगर किसी मतदाता का नाम काट दिया उसमें से तो आप अब चुनाव तो अभी हो जाएगा नवंबर में और उसकी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीना लगेगा अगर वो आप अपना कहीं प्रतिवाद करता है तो। लेकिन तब तक चुनाव हो जाएगा, यानी आपने उसका मतदान का अधिकार इस चुनाव में छीन लिया। और मान लीजिए आपने 3 करोड़ नाम काट दिए तो आपने 3 करोड़ मतदाताओं का अधिकार छीन लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे चुनाव आयोग से। तो ऐसे में आपने उसका मताधिकार कैसे छीन लिया? इसका चुनाव के पास कोई जवाब नहीं था। ये कहा चुनाव आयोग ने कि भाई हम किसी का भी नाम काटेंगे तो उसको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, आप नोटिस देंगे, लेकिन नोटिस देंगे आप, ठीक है आप नोटिस देंगे, लेकिन ये चुनाव तो निकल गया ना। बिल्कुल, उसका एक बार मतदान का अधिकार तो आपने छीन ही लिया, बाद में आप दे दीजिए और यहाँ आपने सरकार अपनी मनचाही बना ली, जैसा आरोप लग रहा है विपक्ष लग रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार चाहते हैं वो आपने बना ली। यानी आपने विपक्ष के जो, और आपको जिनको मालूम है कि आप जाति प्रमाण पत्र जो मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं ताकि मालूम पड़े कि कौन जाति के लोग जो है बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनके नाम काट दिए जाए। ये आप करते हैं तो इसलिए तो ये यहाँ बुरी तरीके से चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ है और चुनाव आयोग के पास अब ये कुछ बता नहीं, रास्ता बताने के लिए कि वो किस तरीके से अपना बचाव करें। ये गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसको गोदी मीडिया कहना चाहिए, ये धूर्त मीडिया जो है ये अभी भी प्रयास कर रहा है कि सब चुनाव आयोग को बड़ी सफलता मिल गई है और SIR तो जारी है, इस तरह की बातें करने की। लेकिन ये नहीं बता रहा कि चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और जब चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा कि आप इसमें नागरिकता जांचेंगे तो जस्टिस जॉय मल्ल्या बागजी थे, उन्होंने कहा था यस सिटीजनशिप, यानी कि हाँ आप नागरिकता जांच रहे हैं। और फिर ये टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नागरिकता जांचने का अधिकार आपका नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। मुझे लगता है इस पर तो अमित शाह जी को था वो पार्टी बनना चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ कि भाई आप नागरिकता कैसे जांच रहे हैं। मतलब जो काम अमित शाह जी का है वो ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं जो कल तक पिए थे अमित शाह जी के। तो ये तो बड़ा उल्टा घपला हो रहा है। तो ये क्या अमित शाह जी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है कि जो काम अमित शाह जी के मंत्रालय का है, जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, जो नागरिकता वो तय करेगा मंत्रालय, अब वो तय ना करके ज्ञानेश कुमार जी अब जो नागरिकता करेंगे जो कभी उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये तो बड़ा संकट का सवाल। मुझे लगता है अमित शाह जी को इसमें कूदना चाहिए और ज्ञानेश कुमार जी को सख्ती के साथ जो समझाना चाहिए। जी बिल्कुल, उस एक इस ये गृह मंत्रालय के कार्यों में जो काम गृह मंत्रालय का है नागरिकता से संबंधित, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और इस पर एक तरीके से उनको फटकार लगाई चुनाव आयोग को कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, किस अधिकार से कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद भी अब तक चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि उसने इस पर कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, या फिर जाकर सीधे 28 तारीख से एक दिन पहले ही वो इस पर कोई एक आदेश जारी करेगा कि हाँ हमने इस तरीके से कर दिया है, ये 3 जो पहचान पत्र हैं वो माने जाएंगे। अब तक कोई नहीं किया है, तो क्या माना जाए अमलेंदु जी?
कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से, कितना गंभीरता से ले रहा है चुनाव आयोग और खासतौर पर मुख्य चुनाव आयोग? मुझे लगता है समीर जी कि चुनाव आयोग जो अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगा उसमें इस बात को गोल कर जाएगा, जवाब देगा ही नहीं इसका। जब तक कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फटकार ना लगाएगा और अवमानना का नोटिस अगर इशू नहीं करेगा तब तक ये नहीं, इसको शामिल नहीं करेगा और बचाव का एक तरीका निकालने की कोशिश करेगा। और लेकिन अब देखना होगा कि ये कितना बच पाता है, कितना नहीं बच पाता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी और ये कहा गया कि 28 जुलाई को आखिर में जब आदेश लिखाया जा रहा था और मतलब पूरा हो चुका था तो उनके वकील साहब ने कहा कि साहब इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है। तो विवेकाधिकार क्या होता है? आपके पास जो शक्तियां आप उनका इस्तेमाल कीजिए, आप उससे बाहर थोड़ी चले जाएंगे। विवेकाधिकार में आप जो है संविधान प्रदत्त शक्तियां से आप बाहर चले जाएंगे, ये थोड़ी हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी आई, उनका ये अपने तर्क जो है 28 जुलाई के लिए बचा कर रखिए। जी बिल्कुल, विवेकाधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात कह देंगे जो आपने विपक्षी दलों से कह दी कि ये न्यू इलेक्शन कमीशन है, यानी ये नया चुनाव आयोग है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आप संवैधानिक दायरे से बाहर जा रहे हैं या उसके भीतर रहकर काम कर रहे हैं। तो बहुत कई सारे सवाल हैं चुनाव आयोग की मंशा को लेकर, लेकिन जिस तरीके से सरकार चुनाव आयोग को ज्यादा शक्तियां देने की तैयारी में है उस पर पानी फेरने की कोशिश की है। जो खबरें आ रही हैं, देश के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने आपत्ति जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 मुख्य न्यायाधीश हैं कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा लोकतांत्रिक ढांचा तहस नहस हो जाएगा। तो रहेंगे इस पर निगाहें, उसका आगे भी क्या अपडेट है, आगे क्या होता है, लेकिन ये बड़ी खबर है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।